कभी रात में अकेले काम किया है? एक अजीब सा माहौल होता है ना, जहां हर छोटी सी आवाज भी दिल दहला देती है। आज हम कुछ ऐसी ही सच्ची कहानियों को समझने की कोशिश करेंगे, ये देखने के लिए कि कैसे रात की खामोशी अचानक खौफ में बदल जाती है। तो सवाल ये है कि नाइट शिफ्ट में ऐसा क्या है जो उसे इतना डरावना बना देता है? क्या है वो चीज जो दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर देती है? देखिए, बात अंधेरे की नहीं है। असल डर अंधेरे में छिपे लोगों से है। वो लोग जो रात के अकेलेपन को तोड़ते हैं। इन सारी कहानियों की जड़ में यही बात है कि असली खतरा इंसानों से ही आता है। तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। डर की शुरुआत अक्सर तब होती है जब कोई ऐसी जगह जिसे हम बिल्कुल महफूज मानते हैं, जैसे कि अपना ऑफिस या दुकान, उसमें कोई घुस आता है। जरा सोचिए, आप अपनी डेस्क पर हैं, सब शांत है, और तभी डेस्क के नीचे से एक पीला सा हाथ ऊपर आता है और घंटी बजा देता है। बस यही वो पल है जब वो सुरक्षा का एहसास कांच की तरह टूटकर बिखर जाता है। तो हुआ ये कि मोटल क्लर्क को 3 बार घंटी बजने की आवाज आई। उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने देखा तो पता चला कि एक घुसपैठिया न जाने कब से डेस्क की ठीक नीचे छिपा बैठा था। उसने दरवाजा भी एक पत्थर से अटका रखा था। मतलब सबसे खौफनाक बात तो ये है कि खतरा बाहर नहीं था, वो तो पहले से ही अंदर था। क्लर्क से बस चंद फीट दूर चुपचाप इंतजार कर रहा था। ये एक ख्याल ही रोंगटे खड़े कर देता है। लेकिन हर घुसपैठ इतनी अचानक नहीं होती, कुछ बहुत धीरे और पूरी प्लानिंग के साथ होती हैं। अब एक होटल की कहानी लेते हैं। यहां जो हुआ वो एक सोची समझी साजिश जैसा था। इस आदमी का तरीका देखिए। पहले तो चोरी के क्रेडिट कार्ड से अंदर आया, फिर घंटों तक लॉबी में बैठकर एक बंद टीवी को घूरता रहा ताकि लगे कि वो कोई गेस्ट है। फिर वो हॉल में घूमने लगा, गेस्ट के कमरों के बाहर खड़ा होता, सीढ़ियों में झांकता, और घंटों तक ये सब चुपचाप करने के बाद वो क्लर्क के पास गया। ये सिर्फ अंदर घुसना नहीं था, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल अटैक था। धीरे धीरे क्लर्क के मन से सुरक्षा की भावना को मिटाना। तो अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, देखे जाने का मनोविज्ञान। और ये डर सिर्फ इस बात का नहीं है कि कोई आपको देख रहा है, नहीं, ये डर इस बात का है कि कोई आपको एक स्पेसिमेन की तरह बारीकी से स्टडी कर रहा है। ये जो शब्द हैं, ये पॉल नाम के एक स्टॉकर के हैं। वो अपने शिकार से कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें लोग समझते नहीं हैं, और मैंने सोचा कि तुम किसी ऐसे इंसान की तारीफ करोगी जो तुम पर ध्यान देता है। देखिए किस चालाकी से वो अपने घूरने को, अपनी जासूसी को एक तरह का कनेक्शन, एक तरह की हमदर्दी बता रहा है। जब पुलिस ने पॉल की गाड़ी की तलाशी ली तो एक नोटबुक मिली, और उसमें मेरेडिथ यानी उसकी शिकार के बारे में जो लिखा था वो होश उड़ाने वाला था। उसका पूरा वर्क शेड्यूल, वो कैसे चलती है, क्या कपड़े पहनती है, ग्रोसरी में क्या खरीदती है, सब कुछ। यहां तक कि उसका नाम बार बार लिखा हुआ था, और उसकी एक क्लोजअप पोलरॉइड फोटो भी थी। ये सिर्फ पीछा करना नहीं है, ये तो किसी की पूरी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में करने जैसा है। इसी को कहते हैं निगरानी को हथियार बनाना। जब कोई आपकी निजी जानकारियों का इस्तेमाल आप पर पावर जताने के लिए, आपको डराने के लिए और आपकी प्राइवेसी को खत्म करने के लिए करता है। मतलब पॉल का मकसद सिर्फ देखना नहीं था, उसका मकसद था इन डिटेल्स का इस्तेमाल करके मेरेडिथ को मानसिक तौर पर तोड़ना। और ये पैटर्न हमें दोनों कहानियों में दिखता है। एक तरफ पॉल है जो मेरेडिथ के बारे में छोटी से छोटी बात जानता है, बिना नेम टैग के उसका नाम, उसके जूतों का साइज। और दूसरी तरफ होटल का घुसपैठिया है जो घंटों तक बंद टीवी को घूरता है या अंधेरे कोनों में चुपचाप खड़ा रहता है। तरीके अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, अपनी मौजूदगी से सामने वाले के मन में खौफ पैदा करना। इससे हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, बेचैनी से खतरे तक का सफर। ये अपराधी एकदम से हमला नहीं करते, वो धीरे धीरे अपने बर्ताव को अजीब से खतरनाक बनाते हैं। ये एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया होती है। होटल वाली घटना को ही देख लीजिए। रात 11 बजे वो आदमी फर्जी चेक इन करता है। 12:30 बजे तक वो बंद टीवी को घूरता है। 1 बजे क्लॉक को पता चलता है कि चेक इन फर्जी था। 2 बजे वो आदमी हॉल्स में घूमना शुरू कर देता है। 3:30 बजे तक क्लर्क इतना घबरा जाता है कि नॉन इमरजेंसी पुलिस को फोन करता है, और फिर 3:45 बजे जब वो आदमी एक गेस्ट के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है, तब क्लर्क 911 डायल करता है। देखिए कैसे 5 घंटे तक ये खतरा धीरे धीरे बढ़ता गया, एक स्लो बर्निंग फ्यूज की तरह। अब बात करते हैं गैस स्टेशन वाली कहानी की, और एक नंबर की, दो संदिग्ध गाड़ियां। अब इन गाड़ियों में अजीब क्या था? पहली बात,
दोनों गाड़ियां बिल्कुल नई थीं, दोनों पर नंबर प्लेट नहीं थी और वो ऐसी जगह पार्क की गई थीं जहां से वो रजिस्टर पर बैठे इंसान को नजर ना आए। जब कर्मचारी ने एक गाड़ी वाले से बात की तो वो चला गया और दूसरी गाड़ी भी ठीक उसके पीछे निकल गई। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनमें से एक गाड़ी अगली रात फिर वापस आई। मतलब साफ था, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोचा समझा और बढ़ता हुआ खतरा था। तो इन घटनाओं के बाद क्या होता है? अब हम बात करेंगे उस डर की जो खतरा टल जाने के बाद भी पीछे रह जाता है। क्योंकि एक बात समझनी बहुत जरूरी है, पुलिस के आने से खतरा भले ही खत्म हो जाए, लेकिन डर खत्म नहीं होता। मेरेडिथ, जिसकी कहानी हमने सुनी, कहती है, आज भी जब मैं गाड़ी चलाती हूं और कोई कार देर तक मेरे पीछे रहती है तो मेरी गर्दन में एक अजीब सी झुंझुनी होने लगती है। ये शब्द बताते हैं कि इस तरह का अनुभव मन पर कितना गहरा निशान छोड़ जाता है। और ये असर सब पर हुआ। मेरेडिथ दूसरे शहर चली गई, पर उसे आज भी लगता है कि कोई उसे देख रहा है। होटल वाला क्लर्क उस रात कांपता रहा। मोटेल का क्लर्क डैनियल अब उस फ्रंट डेस्क को कभी पहले की तरह नहीं देख पाता। और गैस स्टेशन वाली कर्मचारी, उसे अब लगता है कि उसका डरना, उसका शक करना बिल्कुल सही था। इन सब लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। तो आखिरी सवाल यही है, जब शिफ्ट खत्म हो जाती है तो क्या वो डर भी कभी खत्म होता है या वो हमेशा के लिए साथ रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद बहुत मुश्किल है।